हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर अपने नेक्स्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें हम लोग बुखार रोग के बारे में डिस्कस किए थे और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग डिप्थीरिया रोग के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे उनको हम लोग साथ में बताते चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और साथ में इस लेक्चर को लेते समय अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएँ उनको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ पे जाइए, अपना टाइम देखिए और टाइम के अनुसार अपना मॉक टेस्ट वहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, अगर हम डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि यह एक प्रकार का जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। फ्रेंड्स, सारे पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किया है, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और आपको समझाते चलेंगे और जो भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम डिप्थीरिया की परिचय की बात करें तो डिप्थीरिया एक घातक जीवाणु संक्रमक है जो आमतौर पर नाक और गले में श्लेष्मा पैदा करने वाली झिल्ली को प्रभावित करता है। हालांकि यह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक फैल सकता है, इसे टीके के उपयोग से रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ये समझा कि जो आपका डिप्थीरिया है वो आपके जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। अगर इसके हम अंग की यानी कि किस अंग को प्रभावित करता है तो ये आपके नाक और गले में श्लेष्मा पैदा करने वाली झिल्ली को प्रभावित करता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आपकी ये टांसिल को प्रभावित करता है और आपके जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको भी प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, अगर इसके फैलाव की बात करें तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और अगर इसके रोकथाम की बात करें तो इसको हम टीके के माध्यम से रोक सकते हैं, यानी कि वैक्सीनेशन के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ये समझा कि जो आपका डिप्थीरिया है वो आपके जीवाणु के द्वारा होता है। अब यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि आपका जो डिप्थीरिया है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो पर्टिकुलरली नेम जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके कारक की बात करें यानी कि बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु की बात करें तो आपके कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है, यानी कि जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है यही डिप्थीरिया रोग को कॉज करता है। ठीक है, यानी कि यही बीमारी फैलाता है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा बैक्टीरिया है जो कि डिप्थीरिया रोग को फैलाता है या फिर उसका कारक बनता है, तो यह आपका कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि डिप्थीरिया रोग होता है विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फंगस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, तो उस समय आप लोग टिक करेंगे जीवाणु के द्वारा, क्योंकि आपका जो डिप्थीरिया है ये आपके एक जीवाणु के द्वारा हो रहा है। अगर प्रश्न पूछा किस जीवाणु के द्वारा तो आपका कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद में एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये किस उम्र के बच्चों में हो सकता है या फिर एज क्या होता है इसके अधिकतर होने की। तो फ्रेंड्स, 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बालकों में यह अधिक होता है, यानी कि 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में जो भी लड़के लड़कियां होती हैं इनमें ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसके लक्षण की बात करें फ्रेंड्स तो बहुत ही सामान्य लक्षण शुरुआत में देखने को मिलते हैं, बाद में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद में ये जो पॉइंट है आपके बाद में मतलब उम्र के बाद में जो पॉइंट आपका बन रहा है इंक्यूबेशन पीरियड। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको बीमारी होती है तो आपको ये नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है, लेकिन जब आपको उसके लक्षण दिखने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि हमको कोई ना कोई बैक्टीरिया कॉज किया हुआ है, यानी किसी बैक्टीरिया के द्वारा हमारे अंदर ये लक्षण उत्पन्न हुए हैं। तो फ्रेंड्स, लक्षण उत्पन्न होने से और बीमारी आने से के बीच में जो भी आपका जो पीरियड होता है इसको क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अच्छा, आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब लक्षण दिखा, मान लीजिए 10 दिन बाद दिखा, 5 दिन बाद दिखा, तो इस बीच में हमारे बॉडी के अंदर हो क्या रहा था। तो फ्रेंड्स, जो आपका कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है या फिर कोई अन्य जीवाणु है वो क्या करते हैं आपके बॉडी में, वो अपनी बॉडी में रेप्लिकेशन करते हैं, यानी कि अपना वहाँ पे प्रजनन करते हैं ताकि उनका नंबर बढ़ सके और वो बीमारी को और अच्छे से आपके अंदर फैला पाएँ। तो आपको यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड के मतलब समझ में आ गया होगा कि जो बैक्टीरिया, जो भी आपके जीवाणु विषाणु, जो भी आपके रोग कारक हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड में अपना रेप्लिकेशन करते हैं, अपना प्रजनन करते हैं। तो अगर हम डिप्थीरिया की बात करें यानी कि कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की बात करें तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से लेकर 4 दिन तक होता है, यानी कि आपके बॉडी में 2 से 4 दिन तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा,
2 से 4 दिन के बाद जब इसका रिप्लिकेशन हो जाएगा, इसका प्रजनन हो जाएगा, तो ये लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपके डिप्थीरिया यानी कि कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, तो आप टिक करिएगा 2 से 4 दिन तक। अगर 1 से 2 से 5 दिन आ गया तो भी आप वहाँ पे टिक करिएगा, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट में 2 से 4 है तो आप लोग वहाँ पे 2 से 4 ही टिक करिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या बातें समझ में आ गई फ्रेंड्स, आपको ये बातें समझ में आ गई कि आपका जो डिप्थीरिया रोग है ये आपके जीवाणु के द्वारा होता है। अब इसके बाद में जो प्रश्न बनेगा किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो आपका कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है। अच्छा प्रश्न ये पूछ सकता है कि किस उम्र के बच्चों में हो सकता है, तो 2 से लेकर 10 वर्ष के बालक बालिकाओं में ये बीमारी हो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन ये आपका बन सकता है कि डिप्थीरिया यानी कि कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 से 4 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं कि आखिर में अगर आपको डिप्थीरिया हो गया है तो आप कौन सा लैब परीक्षण करेंगे, क्योंकि टेस्ट के दौरान ही आपको कोई भी दवाइयाँ दी जाती हैं, कोई भी आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम लैब टेस्ट की बात करें, लैब परीक्षण की बात करें, तो आप सिक परीक्षण के द्वारा डिप्थीरिया का पता लगा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डिप्थीरिया रोग का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं, तो आप टिक करिएगा सिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाता है कि सिक टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है, तो यह एक प्रकार का इंट्राडर्मल टेस्ट है। किस प्रकार का टेस्ट है भाई, इंट्राडर्मल टेस्ट है। फ्रेंड्स अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर इंट्राडर्मल क्या होता है, तो मान लीजिए आपका ये हाथ है, ठीक है। हाथ के ऊपर जो आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर आपका जो भी इंजेक्शन लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इंट्राडर्मल टेस्ट कहते हैं या फिर इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपका 0 से 1 या फिर 0 से 2 ml यहाँ पे क्या लेते हैं, एटॉक्साइड डिप्थीरिया ही लेते हैं जो कि आपके डेड फॉर्म में होता है। इसको आपके हाथ में इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद में 48 घंटे बाद मेजर किया जाता है। अगर वहाँ पे कुछ एरिया लालिमा के द्वारा बन रहा होगा तो उस लालिमा को नापा जाता है और नापने के दौरान उसके ये परीक्षण में पॉजिटिव है कि नहीं ये मेंशन किया जाता है। तो आपके लिए सारी पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डिप्थीरिया रोग का पता लगाने के लिए आप किस टेस्ट को करेंगे, किस लैब परीक्षण को करेंगे, तो आपका जो पॉइंट हो जाएगा वो आपका सिक परीक्षण करेंगे। कोई पूछेगा कि भैया सिक टेस्ट या फिर सिक परीक्षण आपका किस प्रकार का टेस्ट है, तो आप कहेंगे सर यह एक प्रकार का इंट्राडर्मल टेस्ट है। इतनी पॉइंट आपको अपने कॉपी में नोट करना है और एग्जाम के टाइम अपने दिमाग में भी बैठा लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आता है कि कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं आपका डिप्थीरिया रोग के दौरान। तो फ्रेंड्स अगर हम लक्षण की बात करें तो आपको जुकाम हो सकता है, क्लियर है, गला खराब हो सकता है और आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका गला एकदम से भरा भरा रहेगा, आपको जुकाम रहेगा, साथ में आपको सांस लेने में भी दिक्कत रहेगी, क्योंकि कुल मिला के ऐसा समझिए कि आपका जो एयर ट्रैक है ये पूरा यहाँ पे इन्फेक्टेड रहेगा। उसके बाद में अगर इतनी सारी क्रिटिकल कंडीशन है तो आपको बुखार हो सकता है, जाहिर सी बात है, तो आपका बुखार भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। एक पॉइंट और आता है फ्रेंड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गले में लसिका ग्रंथ में सूजन, ठीक है। आपके जो गले की लसिका ग्रंथ हैं, ठीक है, जो आपके टॉन्सिल्स हैं इसमें सूजन बना रहेगा, हमने पहले ही बता दिया है। तो इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, डिप्थीरिया में यही आपको लक्षण दिखाई देते हैं। और एक आपका इंपॉर्टेंट जो आपका लक्षण हो जाता है फ्रेंड्स, नाक से खून के थक्के। देखिए फ्रेंड्स नॉर्मल बच्चों में भी नाक से खून आ जाता है, लेकिन आपका जो डिप्थीरिया रोग होता है इसमें नाक से खून किस प्रकार से आता है, थक्के के रूप में आता है, यानी कि ड्रॉपलेट के रूप में आपके नाक से ब्लड आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका ये डिप्थीरिया रोग हो रहा है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली बहुत तेजी से नाक से खून आ रहा है तो ये डिप्थीरिया रोग का लक्षण नहीं है, लेकिन अगर क्लॉट के रूप में, थक्के के रूप में थोड़े थोड़े मात्रा में आपका जो ब्लड आ रहा है तो आपका ये डिप्थीरिया रोग का लक्षण है। एक पॉइंट और मेंशन करिएगा कि आपका जो डिप्थीरिया रोग होता है ये आपके ठंडी के सीजन में सबसे ज़्यादा होता है। कब होता है, ठंडी के सीजन में सबसे ज़्यादा, विंटर के सीजन में सबसे ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो सारी पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होंगी। लक्षण में सबसे पहला लक्षण आपको जुकाम देखने को मिलेगा, उसके बाद में आपका गला खराब होगा, फिर सांस लेने में धीरे धीरे दिक्कत होगी, फिर आपको बुखार आएगा। बुखार आने के बाद जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपका गले की में जो लसिका ग्रंथ होंगी वो आपके क्या हो जाएंगी, उनमें स्वेलिंग आ जाएंगी। तो आपके एग्जाम में जो लक्षण से प्रश्न बनेगा तो यही प्रश्न बन सकता है कि डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप कहेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हमारा, यानी कि आपका जो श्वास नलिकाएं हैं
ये प्रभावित होती हैं। या फिर आपके अगर ऑप्शंस में ये मेंशन है गले में लसिका ग्रंथि में सूजन हो जाता है, तो आप इस पॉइंट को टिक करिएगा, ठीक है। इन पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद में आ जाता है कि संक्रमण रोग का संचारण कैसे हो रहा है, यानी कि इस रोग का फैलाव कैसे कैसे हो सकता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में HIV आ जाता है, तो HIV जो है वो ब्लड के द्वारा हो सकता है, सुई के द्वारा हो सकता है, ठीक है। वो आपका जो सेक्सुअल जो आपका रिलेशन होता है उसके द्वारा हो सकता है, इन सब के द्वारा आपका HIV हो सकता है। इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि डिप्थीरिया रोग किस प्रकार से हो सकता है या फिर इसका संचारण किस प्रकार से होता है। तो ये दोनों प्रकार से होता है, एक आपका प्रत्यक्ष और ये आपका परोक्ष संचारण। अगर हम प्रत्यक्ष की बात करें तो इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और अगर परोक्ष की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो आपका जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने दूध पिया, ठीक है, उसके द्वारा हो गया, या फिर आपने डायरेक्ट किसी व्यक्ति से बात किया उसके द्वारा हो गया, तो आपका किसके अंतर्गत आता है, ये प्रत्यक्ष संचारण के अंतर्गत आता है। और अगर परोक्ष संचारण की बात करें तो आपका इनडायरेक्टली मतलब कि एक व्यक्ति ने खाना खाया, उस खाने का प्लेट आपके घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन आ गया है और उस इन्फेक्शन से आपको इन्फेक्शन हो गया, तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट यानी कि परोक्ष संचारण कहलाएगा। तो आपको संक्रामक रोग का संचारण किस प्रकार से हो रहा है डिप्थीरिया में, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है रोग से नियंत्रण। क्या है, रोग से नियंत्रण, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है। तो अगर हम डिप्थीरिया रोग के नियंत्रण की बात करें तो हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट देते हैं वो आपका होता है वैक्सीन। यहाँ पे हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, उसका नाम होता है DPT। क्या नाम होता है भैया, DPT वैक्सीन हम डिप्थीरिया रोग के लिए लगाते हैं। और साथ में अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आपका डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस, क्या होता है, पर्ट्यूसिस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्योंकि ये जो वैक्सीन है आपका, ये जो आपका टीका है, ये आपके डिप्थीरिया में भी लगाया जाता है, आपके टिटनेस में भी लगाया जाता है और आपके पर्ट्यूसिस में भी लगाया जाता है। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन कर लेना है अपने कॉपी में कि जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया रोग को नियंत्रण करने के लिए हम लोग DPT का टीकाकरण करते हैं। DPT का जो फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो DPT है ये हम डिप्थीरिया में भी लगाएंगे, टिटनेस में भी लगाएंगे और पर्ट्यूसिस में भी लगाएंगे, यानी कि आपका पर्ट्यूसिस मतलब होता है शायद काली खांसी, ठीक है, तो इसमें भी आपका लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में एक जो पॉइंट आपका बनेगा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो DPT टीकाकरण है ये किस प्रकार का वैक्सीन है, किस प्रकार का टीकाकरण है। तो एक ही पॉइंट आप लोग जान लीजिए, यह एक प्रकार का इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड वैक्सीन है, यानी कि किस प्रकार का वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड वैक्सीन है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आपका जो डिप्थीरिया रोग होता है वो आपके कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा फैलता है। आपका जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया है, ये जब आपके बॉडी में जाता है तो कुछ टॉक्साइड मटेरियल को सिक्रीट करता है। इसके दौरान आपके पूरे बॉडी में ये फैल जाता है और आपको बीमारी का भयानक रूप ले लेता है। तो यहाँ पे जो भी आपके बॉडी में ये टॉक्साइड गया होता है, उसी के द्वारा, उसी के माध्यम से ये वैक्सीन बनाया जाता है। लेकिन आपको बॉडी में किस तरह से गया है इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको किसी घोड़े में इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसमें टॉक्साइड होगा, उसके बाद में वहाँ से निकालेंगे, फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़े लैब में इसको ले जाएंगे, अच्छे से परीक्षण करके इस वैक्सीन को बनाते हैं। लेकिन जो प्रश्न आपका यहाँ पे बनेगा कि DPT किस प्रकार का टीकाकरण है, तो यह आपका इनएक्टिवेटेड टॉक्साइड वैक्सीन है। क्या है, इनएक्टिवेटेड टॉक्साइड वैक्सीन है। बस इतना पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, डिप्थीरिया रोग के नियंत्रण तक हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ लिया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर हम डिप्थीरिया रोग की बात करें तो ये आपका ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के संक्रमण से होता है, यानी कि आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगर हम प्रभावित अंग की बात करें तो आपका नाक, गला इसमें प्रभावित होगा। श्लेष्म पैदा करने वाली झिल्ली को ये प्रभावित करता है। ये फैल सकता है 2 तरीके से, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष भी हमने डिटेल में बताया और अप्रत्यक्ष के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से बताया। अब बात आता है कारक का नाम, मतलब कि जो आपका डिप्थीरिया रोग है वो किसके द्वारा होगा, तो आपका कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होगा। देखिएगा यहाँ पे ता लिख गया है, तो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा आपका बीमारी होता है। किस उम्र के बच्चों में होता है, तो आपके 2 से 10 वर्ष के आयु के बालकों बालिकाओं में ये बीमारी अधिक फैलता है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है,
तो इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करें तो 2 से 4 दिन में ये अपना इंक्यूबेशन पीरियड लेता है, यानी कि आपके बॉडी में अच्छे से फैलने के लिए, अपना प्रजनन करने के लिए 2 से 4 दिन लेता है। उसके बाद में आपके बॉडी में लक्षण दिखाई देता है। एक बार इसको हम और समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे बंदा है, ये इन्फेक्टेड है, ए आपका यहाँ पे इन्फेक्टेड है और बी इसके पास में गया और अच्छे से इसके बात की, ठीक है। तो बात करने के बाद इसके बॉडी में आपका डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी में आ गया, लेकिन इसको तुरंत लक्षण नहीं दिखाई देंगे, इसको लक्षण दिखाई देंगे 4 दिन बाद, क्योंकि 4 दिन तक जो बैक्टीरिया है आपके बॉडी में अच्छे से फैलेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा और 4 दिन बाद जब आपके बॉडी में अच्छे से फैल जाएगा तो आपका जब इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर पाएगा तो आपको लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिप्थीरिया रोग के लिए कौन सा परीक्षण करेंगे, तो आपका सिक टेस्ट का प्रयोग करते हैं। सिक टेस्ट आपका इंटरडर्मल टेस्ट के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में आपके लक्षण की बात करें तो डिप्थीरिया में आपका जुकाम, गला खराब, सांस लेने में दिक्कत, बुखार और साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गले में लसिका ग्रंथियों में की सूजन और नाक से खून के थक्के बनना। संक्रमण का रोग किस प्रकार से होगा तो हमने 2 बार बता चुके, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि आपका जो डिप्थीरिया रोग है इसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग डीपीटी का टीका देते हैं। डीपीटी टीका का मतलब होता है डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, यानी कि इसको हम 3 रोगों के लिए उपचार में लगा सकते हैं। और अगर हम डीपीटी वैक्सीन की बात करें तो यह एक प्रकार का इनएक्टिवेटेड टॉक्साइड वैक्सीन होता है। वैसे फ्रेंड्स ये आपका जो डीपीटी टीकाकरण है ये आपका फर्दर 2 पॉइंट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में बस यहाँ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक बार अच्छे से कमेंट करिएगा कि सर अच्छा लगा है, आप ऐसे ही कंटिन्यू लेक्चर लाते रहें, ठीक है। साथ में आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा में समझ में आ रहा है, मुझे ऐसे ही कंटिन्यू इस पर वर्क करना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आएँ, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।